हाय, गुड आफ्टरनून बच्चों। ओके, तो देखो हमने लास्ट टाइम ना एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर स्टार्ट किया था। और जैसे हमने देखा है कि जो मैटर है, मैटर इज मेड अप ऑफ द एलिमेंट कंपाउंड्स। ओके, या मिक्सचर से वो वहां पे बना है। और अगर इन तीनों चीजों से बना है तो इसका बेसिक जो यूनिट है दैट्स द एटम। मतलब एटम से ही ये सब चीजें बनती है क्या। जैसे कि हमारे पास 118 एलिमेंट्स है। क्या 118 एलिमेंट्स है एंड इनफाइनाइट नंबर ऑफ कंपाउंड्स है। क्या इनफाइनाइट नंबर ऑफ कंपाउंड्स है। इनफाइनाइट इन द सेंस बहुत सारे या बहुत ज्यादा हमारे पास कंपाउंड है। हम किसी भी कॉम्बिनेशन में वहां पे उनको बना सकते हैं। तो इसलिए हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम डिस्कस किया था। उसमें हमने कुछ थियरीज देखे थे। ओके, इसके अलावा जो भी हमारे क्या बोलते हैं जो भी एटम्स है उसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स कैसे डिस्कवर हुए, क्या हुए हैं, वो भी हमने देखा था। एंड लास्टली वी डिस्कस अबाउट एग्जैक्टली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। क्या कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होता है। अब ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है ये हम किस लिए इस्तेमाल करने वाले हैं। जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम एग्जांपल दिया था कि अगर सपोज आप चलते चलते गिर गए, ओके, और गिरने के बाद एक आध हड्डी अगर टूट गई, ओके, और हड्डी टूटने के बाद अगर हड्डी के डॉक्टर के पास चले गए तो वो डायरेक्टली कुछ नहीं बोलता है। वो सबसे पहले आपको एक्सरे निकालने के लिए बोलता है। और एक्सरे से पता चल जाता है कि एग्जैक्टली वहां पे कितना ब्रेकेज है या कितना डैमेज है, ये सभी चीजें पता चल जाती है। तो वैसे ही हमें, जैसे हम वहां पे एक्सरे निकालते हैं, वैसे ही हमें यहाँ पे एटम या जो हमारा कंपाउंड है उसका हम क्या करते हैं, केमिस्ट्री में स्पेक्ट्रोस्कोपी करते हैं। क्या करते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी करते हैं। एंड बाय द यूज ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी वी कैन आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। मतलब जो स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम है वो हम उसी से वहां पे डिफाइन करने वाले हैं या वहां पे बताने वाले हैं। और अगर ऐसा है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होता है ये हम डिस्कस कर रहे थे। एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बेसिकली ड्यूअल नेचर, या जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इट्स सिंपली अवर सन रेज। ओके, जैसे सनरेज होते हैं, क्या सनरेज होते हैं, वैसे हमारे क्या होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होते हैं। और ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है इट कैन बी वेरी विद द डिफरेंट रीजन्स। ओके, डिपेंड अपॉन द वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड एनर्जी। उसके इसमें हमने वेवलेंथ देखा था, वेव नंबर देखा था, फ्रीक्वेंसी देखा था एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन देखा था। तो उसमें ये जो है रीजन्स है दे आर डिसाइडेड डिपेंडिंग अपॉन द फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ। ओके, उसके अकॉर्डिंगली वहां पे क्या किया है, उनको डिसाइड किया है या डिवाइड किया है। ओके, तो मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक में फ्रीक्वेंसी है, वेव नंबर है, वेवलेंथ है। ओके, एंड डिफरेंट यूनिट्स वेवलेंथ के क्या 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 है ये भी हमने लास्ट टाइम देखा था। ओके, उसके बाद में सबसे पहले जो हमें देखना है दैट्स द पार्टिकल नेचर। एक्चुअली अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अगर लेते हैं, क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अगर लेते हैं तो इसके बेसिकली दो नेचर है। एक है पार्टिकल नेचर, मतलब इसको हम ईएमआर भी बोलते हैं। ये जो ईएमआर है उसके दो नेचर है, या इसको हम ड्यूअल नेचर वाला भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ड्यूअल नेचर वाला भी बोलते हैं। ओके, मतलब जैसे होता है ना कि अगर किसी, मतलब दो दोस्त है, ओके, अपने, ओके, एक के सामने उसकी बुराई करना और उसके सामने इसकी बुराई करना। ओके, तो वो जैसे होता है उसी तरीके से ड्वेल नेचर होता है। या ये जो ड्वेल नेचर है, ओके, इसमें पहला जो है दैट्स द वेव नेचर है, और दूसरा जो है वो है पार्टिकल नेचर। क्या है, पार्टिकल नेचर, विच इज गिवन बाय द टू डिफरेंट साइंटिस्ट।
ओके, दो साइंटिस्ट ने अलग अलग यहाँ पे दिया है। ओके, तो जो वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है विच इज गिवन बाय द क्वांटम थ्योरी, ओके, या प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ने वहां पे दिया है। और अगर प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ने दिया है तो इसके अकॉर्डिंगली एग्जैक्टली इसने एक एक्सपेरिमेंट किया था। कौन सा एक्सपेरिमेंट किया था? दैट्स द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सपेरिमेंट किया था। और ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है ये एग्जैक्टली इसमें उसने क्या किया था? ओके, ये जो है ओके बेसिकली मतलब दो चीजों के ऊपर डिपेंड है। ओके, सबसे पहला जो है दैट्स द एक्सप्लेन बाय ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ओके, अब ये जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन या ब्लैक होल मतलब क्या होता है? अगर हमने कोई भी चीज उसके अंदर अगर इंसर्ट कर दी तो वो पूरी की पूरी क्या हो जाएगी? गायब हो जाएगी। क्या हो जाएगी? गायब हो जाएगी। और अगर गायब हो जाती है, क्या हो जाती है? गायब हो जाती है, तो उसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं? ब्लैक बॉडी बोलते हैं। या व्हेन सॉलिड आर हीटेड दे इमिट्स रेडिएशन ओवर द वाइड रेंज ऑफ वेवलेंथ। ओके, वो भी वहां पे हम क्या कंसीडर करते हैं? ब्लैक बॉडी कंसीडर करते हैं। और उसके लिए एक एग्जांपल लिया था, देखो एक कंटेनर लिया था जिसके अंदर पूरा ब्लैक कलर पेंट किया था और एक रेडिएशन इसके अंदर डाल दिया तो वो मतलब वही के वही मतलब बाहर नहीं आया। क्या? बाहर नहीं आया। ओके, दैट्स द इमेजिनरी कॉन्सेप्ट, या इसको हम एक्सपेरिमेंटली कहें कुछ हद तक वहां पे बता सकते हैं या एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्या एक्सप्लेन कर सकते हैं? ब्लैक बता सकते हैं। ओके, तो इसके अकॉर्डिंगली उसने क्या बताया? पार्टिकल नेचर बताया। क्या बताया? पार्टिकल नेचर बताया। और अगर पार्टिकल नेचर बताता है, क्या बताता है? पार्टिकल नेचर बताता है, तो उसके लिए उसने क्या बताया? दैट्स द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बताया। क्या बताया? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बताया। अब ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, क्या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है? ओके, ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है देखो। या जो पार्टिकल नेचर है, पार्टिकल नेचर के अकॉर्डिंगली जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, जिसको उसने क्या बोला था? पार्टिकल बोला था। ओके, या उसी को उसने क्या बोला? दैट्स अ बंडल ऑफ एनर्जी बोला। क्या बोला? बंडल ऑफ एनर्जी बोला, या पैकेट्स ऑफ एनर्जी बोला। क्या बोला? पैकेट्स ऑफ एनर्जी। तो अकॉर्डिंग टू हिज कॉन्सेप्ट या अकॉर्डिंग टू हिज थ्योरी, ओके, जो भी एनर्जी है, क्या जो भी एनर्जी है, ओके, एनर्जी ऑफ द फोटोन, क्या एनर्जी ऑफ द फोटोन, ओके, E is directly proportional to the H, sorry, E is directly proportional to the nu, okay, and E is inversely proportional to the lambda, okay, या जैसे कि लैम्बडा ये फ्रीक्वेंसी की जगह हम 1 डिवाइडेड बाय लैम्बडा ले सकते हैं। ओके, या C डिवाइडेड बाय लैम्बडा ले सकते हैं। तो अगेन C जो है वो हमारा वेलोसिटी ऑफ लाइट है विच इज अगेन कांस्टेंट। एक जो है वो प्लैंक्स कांस्टेंट है। ओके, ये दोनों कांस्टेंट के वैल्यूज आपको पता होने चाहिए। ओके, एंड इसी के अकॉर्डिंगली उसने उसका जो फोटोन का या क्वांटम का जो थ्योरी है वो वहां पे क्या किया था? एक्सप्लेन किया था। ओके, लेकिन उसको बेसिस जो दिया था वो कौन सा दिया था? ब्लैक बॉडी रेडिएशन वाला दिया था। तो दीज आर द थ्री स्टेटमेंट्स okay involved in the Planck's quantum theory. That's the energy of the radiation is directly proportional to the frequency. दूसरा जो है inversely proportional to the wavelength है and directly proportional to the wave number है। okay okay, तो इसके अकॉर्डिंगली वहां पे उसने जो क्या बोलते हैं क्वांटम थ्योरी है वो वहां पे क्या किया था? एक्सप्लेन किया था। उसके बाद में उसने जो नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट लिया था दैट्स वी कैन कॉल्ड इट एज अ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। उसको हम क्या बोलते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। अब ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है ये एग्जैक्टली क्या है और कैसे होता है या ये क्या रिप्रेजेंट करता है? इट रिप्रेजेंट्स द पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ओके, मतलब जो पार्टिकल्स वहां पे इंसिडेंट हो रहे हैं या जो लाइट इंसिडेंट हो रहा है, ओके, वो इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स इंसिडेंट हो रहा है। और अगर इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स इंसिडेंट होता है तो उसी को हम क्या बोलते हैं? दैट्स द क्वांटम बोलते हैं या क्वांटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्वांटा बोलते हैं। तो सबसे पहली चीज हमें प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंगली क्या याद रखना है? जो भी यहाँ पे क्या होता है, जो भी एनर्जी ऑफ लाइट या एनर्जी ऑफ फोटोन जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द न्यू। ओके, न्यू मतलब दैट्स द E इज इक्वल टू H न्यू। ओके, H जो है वो प्लैंक्स कांस्टेंट है। E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लैम्बडा। और अगर ऐसा है तो E इज इक्वल टू क्या होता है? HC डिवाइडेड बाय लैम्बडा होता है। क्या होता है? HC डिवाइडेड बाय लैम्बडा होता है। तो दिस इज द बेसिकली टू रूल्स। उसके बाद में सेकंड जो है दैट्स अ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एग्जैक्टली है क्या? ओके, जैसे कि देखो
कुछ मेटल्स होते हैं जैसे कि पोटेशियम, रूबियम, सीजियम, ये जो मेटल्स हैं, ओके, जिनके आयोनाइजेशन एंथैल्पीज भी क्या होते हैं वहां पे बहुत कम होते हैं, या आयोनाइजेशन पोटेंशियल जो होता है वो बहुत कम होते हैं। ओके, तो जैसे हम इसके ऊपर क्या करते हैं, इस मेटल के ऊपर जैसे लाइट इंसिडेंट करते हैं, क्या करते हैं, लाइट इंसिडेंट करते हैं। लाइट जैसे इंसिडेंट करेंगे, क्या लाइट इंसिडेंट जैसे ही करेंगे, वो क्या करते हैं यहाँ से, मतलब सपोज ये यहाँ पे एक ट्यूब ले लिया, ये लाइट यहाँ पे इंसिडेंट कर दिया, तो ये जो इंसिडेंट करने के बाद यहाँ से रेडिएशंस निकलते हैं, लेकिन सिर्फ रेडिएशन नहीं निकलते, उसके साथ साथ इलेक्ट्रॉन भी निकलता है। तो इसको बेसिकली हम क्या बोलते हैं, इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। और ये जो इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ से निकल जाएगा, और ये जो इफेक्ट है ऑब्जर्व ड्यू टू लाइट, इसको हम क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। ओके, एंड ये जो है दैट्स द इलेक्ट्रॉन इजेक्ट फ्रॉम द क्लीन मेटल सरफेस, मतलब मेटल सरफेस से वो निकल जाएगा, किसके साथ चला जाएगा, लाइट के साथ चला जाएगा। ओके, एंड ये जो इफेक्ट है दैट्स वी कैन कॉल इट एज अ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ओके, एंड ये अगेन इंपॉर्टेंट है, देखो द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड इज प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी, क्या, इंटेंसिटी और ब्राइटनेस ऑफ लाइट, मतलब जितना ब्राइट लाइट होगा या जितना उसका इंटेंसिटी ज्यादा होगा, उतने वहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, इजेक्ट हो जाएंगे। और अगर एक इलेक्ट्रॉन हमें इजेक्ट करना है तो एक फोटोन उतना एनर्जी हमको उसको देना पड़ता है। मतलब अगर हमें 10 इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं तो 10 फोटोन का एनर्जी वहां पे हमें प्रोवाइड करना पड़ेगा। ओके, मतलब इन शॉर्ट एक याद रखना है अपने को, एक फोटोन के लिए एक इलेक्ट्रॉन, क्या, एक फोटोन के लिए एक इलेक्ट्रॉन, मतलब अगर हमने 100 फोटोन इंसिडेंट कर दिए तो वहां पे क्या हो जाएगा, 100 इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो जाएंगे। ओके, लेकिन जैसे आपको पता है कि हर चीज के लिए एक मिनिमम क्राइटेरिया होता है, क्या होता है, मिनिमम क्राइटेरिया होता है। ओके, मतलब अगर सपोज आपको पास होना है तो यू हैव टू, देखो सबसे पहले स्क्रीन शेयर करना ये हो गया था। ओके, तो सबसे पहले ये दो इक्वेशंस अपने को याद रखने, इज इक्वल टू एच न्यू एंड इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्बडा। एच जो है वो प्लैंक्स कांस्टेंट है। उसके बाद में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हमने क्या देखा कि जैसे कि पोटेशियम, सीजियम, रूबियम, ये जो एलिमेंट्स होते हैं या ये जो मेटल्स होते हैं, इनके ऊपर हम जब लाइट इंसिडेंट करते हैं, लाइट इंसिडेंट करने के बाद इसके पास से इलेक्ट लाइट तो निकल जाता है, मतलब लाइट यहाँ पे नहीं रहता है, क्या, लाइट जो है ये यहाँ पे नहीं रहता है। मतलब देखो यहाँ से लाइट इंसिडेंट हो गया और यहाँ से ये निकल जाएगा। ओके, लेकिन निकलते टाइम क्या हो जाता है, यहाँ पे उसके साथ साथ इलेक्ट्रॉन भी निकल जाता है, और अगर इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो इसी इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। अभी आप बोल रहे होंगे कि ये जो है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट वहां पे क्यों अप्लाई किया है या वैक्यूम चेंबर क्यों लिया है। ओके, तो यहाँ पे मिनिमम प्रेशर के लिए एंड इफिशिएंटली काम होने के लिए या एग्जैक्ट एनर्जी फाइंड आउट करने के लिए हम ये करते हैं। इसके अलावा इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए, या सपोज इलेक्ट्रॉन वहां से निकल गए, क्या, सपोज वहां से इलेक्ट्रॉन निकल गए, ओके, मतलब ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ से निकल गया और यहाँ पे स्टॉप हो गया। ओके, तो उसको प्रमोट करने के लिए या उसको प्रॉपर वेलोसिटी प्रोवाइड करने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, जो बैटरी है वो बैटरी वहां पे क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं, या पोटेंशियल जो है अप्लाई करते हैं। एंड इसी इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। और जो मैं बोल रहा था, जितने फोटॉन्स हम वहां पे इंसिडेंट करेंगे, ओके, उतने इलेक्ट्रॉन्स वहां पे इजेक्ट हो जाएंगे। ओके, एक फोटोन दे दिया तो एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, दो फोटोन दे दिए तो दो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। ओके, ये अगेन इंपॉर्टेंट है इस कॉन्सेप्ट का, यही कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब इजी तो है लेकिन ये कभी कभी स्ट्राइक नहीं होता है, क्या, कभी कभी स्ट्राइक नहीं होता है। तो उसके बाद में देखो नेक्स्ट जो है, जैसे मैंने आपको बोला था कि अगर आपको पास होना है तो पासिंग के लिए बेसिकली 35 या 40 का बेसिक क्राइटेरिया होता है। अगर आप 40% या 30%, अगर 35% अगर स्कोर करते हो तो यू विल क्वालिफाइड, या आप वहां पे पास हो गए। ओके, जैसे ये मिनिमम क्राइटेरिया है तो हम यहाँ पे मिनिमम एनर्जी या मिनिमम फ्रीक्वेंसी या मैक्सिमम वेवलेंथ की बात करते हैं, क्या, मिनिमम एनर्जी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी या मैक्सिमम वेवलेंथ की बात करते हैं।
ओके मतलब देखो, अगर सपोज जितना मिनिमम एनर्जी वहां पे लगेगा, ओके क्या मिनिमम एनर्जी वहां पे लगेगा, उसको हम क्या बोलते हैं, दैट्स वी कैन कॉल इट एज अ थ्रेशोल्ड एनर्जी। क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं। वही अगर मिनिमम फ्रीक्वेंसी अगर होगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, मिनिमम फ्रीक्वेंसी को थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ओके मतलब दैट एट दैट पॉइंट या उस फ्रीक्वेंसी को या मैक्सिमम वेवलेंथ को, वहां पे क्या हो जाएगा, वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व होगा। अदरवाइज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं होता है। ओके मतलब जो मिनिमम एनर्जी है, क्या जो मिनिमम एनर्जी है, ओके क्या मिनिमम एनर्जी, ओके रिक्वायर्ड टू इमिट और इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन, इसको हम क्या बोलेंगे, वी कैन कॉल इट एज अ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ओके अगर वहां पे मिनिमम फ्रीक्वेंसी अगर लेते हैं, ओके सॉरी ये एनर्जी है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी अगर लेते हैं तो इसको हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। एंड वही अगर मैक्सिमम वेवलेंथ अगर लेंगे ना, क्या मैक्सिमम वेवलेंथ अगर लेते हैं तो उसको हम थ्रेशोल्ड वेवलेंथ बोलते हैं। या ये जो मिनिमम एनर्जी है ना, इसको हम कभी कभार वर्क फंक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन भी बोलते हैं। ओके और इसको हम ई जीरो या डब्ल्यू जीरो या इसको न्यू जीरो और इसको लैम्बडा जीरो से इंडिकेट करते हैं। ओके आगे आगे होगा ही वो। ओके लेकिन ये अगेन आपको ये करना है। ओके उसके बाद में ये यहाँ पे पार्टिकल नेचर इंडिकेट करता है। अब देखो जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, ओके वो कब ऑब्जर्व होगा, या अगर जो ये न्यू मतलब इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी है, एंड ये न्यू जीरो जो है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। ओके अब देखो न्यू इज लेस देन न्यू जीरो अगर होगा, मतलब जो इंसिडेंट होने वाला लाइट है सरफेस के ऊपर, वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से अगर कम होगा तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज नॉट ऑब्जर्व। क्या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वहां पे ऑब्जर्व नहीं होगा। ओके क्या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं होगा। या अगर न्यू इज ग्रेटर देन न्यू जीरो जो है, तो वहां पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व भी होगा। ओके एंड फोटो इलेक्ट्रॉन हैज पर्टिकुलर काइनेटिक एनर्जी, उसको कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होगा भी। ओके मतलब ऐसा नहीं होगा कि वहां पे इलेक्ट्रॉन सिर्फ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करेगा, उसके साथ साथ उस इलेक्ट्रॉन को कुछ ना कुछ तो भी काइनेटिक एनर्जी होगा। वही अगर न्यू इज इक्वल टू न्यू जीरो जो है, ओके दैट्स फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट टेक्स प्लेस। ओके अगेन देखो, ओके हमें लग सकता है कि भाई वहां पे इक्वल थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी, अगर दोनों सेम है तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व होगा या नहीं होगा। ओके होगा, लेकिन द इलेक्ट्रॉन हैव फोटो इलेक्ट्रॉन हैव जीरो काइनेटिक एनर्जी। उस केस में हमें वहां पे एक्सटर्नल पोटेंशियल जो है वो अप्लाई करना पड़ता है। और अगर एक्सटर्नल पोटेंशियल अप्लाई करते हैं तो वहां पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व होगा। मतलब वैसे तो होता ही है, लेकिन उसके साथ साथ इलेक्ट्रॉन वहां पे नहीं रहेगा, तो वो लाइट के साथ चला जाएगा। क्या लाइट के साथ चला जाएगा। ओके तो दिस इज बेसिकली थ्री कंडीशन। या इसके ऊपर बेसिकली जो क्वेश्चन पूछा जाता है, देखो क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि आपको किसी का वर्क फंक्शन दिया जाता है। अब वर्क फंक्शन मतलब अभी अभी मैंने बोला कि दैट्स अ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या वो क्या है, हमारी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। और वो जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, क्या वो जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जब वहां पे क्या क्या बोलते हैं आपको दी जाएगी, उसके अलावा कुछ मेटल्स दिए जाएंगे, उसकी भी आपको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दी जाएगी। ओके तो आपको वहां पे ये पूछा जाएगा कि कितने मेटल्स वहां पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व करे शो करेंगे या ऑब्जर्व होगा। ओके इसके ऊपर भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। ओके उसके बाद में देखो काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ रेडिएशन स्ट्राइक द मेटल सरफेस एंड इंडिपेंडेंट ऑन इंटेंसिटी। ओके इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। ओके मतलब रेडिएशन के इंटेंसिटी के ऊपर इंडिपेंडेंट होती है। एंड फोटो इलेक्ट्रिक एविडेंस ऑफ पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, मतलब जो हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो वहां पे पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट वहां पे इंडिकेट करता है। ओके और जैसे कि हमने देखा है काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन अगर हम लेते हैं तो के इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर होता है, इज इक्वल टू एच
इंटू न्यू माइनस न्यू जीरो होता है। ओके, क्या एच इंटू न्यू माइनस न्यू जीरो। ओके, उसके बाद में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अगर हम लेते हैं तो वही दिया है, देखो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। ओके, मिनिमम। ओके, अब देखो ये जो है फ्रीक्वेंसी एंड न्यू जीरो जो है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। ओके, एंड वर्क फंक्शन। ओके, वर्क फंक्शन मतलब वहां पे कितना एनर्जी, मिनिमम एनर्जी लगता है टू शो द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ओके, एंड ये इक्वेशन देखो एच न्यू, या इसको हम क्या बोल सकते हैं, ई इज इक्वल टू ई जीरो प्लस काइनेटिक एनर्जी। ओके, मतलब जो एनर्जी मैं यहाँ पे इंसिडेंट कर रहा हूँ that will be distributed in the some amount of energy is used in the uh, work function. Okay, and some amount of energy is used in the kinetic energy. Okay, तो work function is related to threshold frequency, hence W is equal to क्या ले सकते हैं, h न्यू जीरो ले सकते हैं। और अगर h न्यू जीरो अगर वैल्यू रख देते तो देखो h न्यू इज इक्वल टू h न्यू जीरो प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू h न्यू माइनस h न्यू जीरो। h अगर कॉमन निकाल दिया, ओके, तो न्यू माइनस न्यू जीरो आ जाएगा। और वही अगर लैम्बडा की इसमें अगर हम इसको शिफ्ट करते हैं, ओके, तो लैम्बडा के इसमें सी बाय लैम्बडा होता है, तो सी कॉमन निकाल दिया, या वन डिवाइडेड बाय लैम्बडा माइनस वन डिवाइडेड बाय लैम्बडा जीरो। ओके, अगेन लैम्बडा न्यू जो है वो न्यू क्या है, दैट्स द सिंपल फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट है। न्यू जीरो जो है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, क्या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। ओके, उसके बाद में देखो दिस अबाउट एग्जैक्टली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। उसके बाद में बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम है, देखो। ओके, और ये जो बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम है, देखो सब बोर जो है वो सबसे पहला साइंटिस्ट था जिसने पहले कुछ अजम्पशंस बनाए, कुछ प्रिंसिपल्स बनाए या कुछ पोस्टुलेट्स लिए, एंड उसके बाद में उसका स्टडी किया कि भाई ये सच हो सकते हैं या नहीं हो सकते, मतलब पॉसिबिलिटी देखा। तो सबसे पहला पोस्टुलेट था दैट्स इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस विद द डेफिनेट वेलोसिटी इन द सर्कुलर पाथ ऑफ फिक्स्ड रेडियस एंड एनर्जी कॉल्ड एज ऑर्बिट, या उसको हम फिक्स सर्कुलर पाथ भी कहते हैं, उसको हम ऑर्बिट बोलते हैं, या प्रिंसिपल एनर्जी लेवल बोलते हैं, या मेन एनर्जी लेवल बोलते हैं। ओके, एंड तो ये जो है ये कॉन्सेंट्रिकली अराउंड होते हैं न्यूक्लियस के। ओके, तो ये इसका पहला पोस्टुलेट था, जैसे कि ये डायग्राम आपको देख रहे हो। ओके, जो पॉजिटिव दिया है वो न्यूक्लियस है। ओके, फर्स्ट ऑर्बिट दैट्स के 1 2 3 4। देखो स्टडी पर्पस के लिए हम सिर्फ 4 ऑर्बिट ले लेते हैं, उसके आगे की भी ले सकते हैं लेकिन जरूरत नहीं है। ओके, तो 4 ऑर्बिट्स हम वहां पे लेते हैं। पहले ऑर्बिट को 1 बोलते हैं, मतलब जो न्यूक्लियस के पास है, क्या जो न्यूक्लियस के पास है उसको हम फर्स्ट ऑर्बिट बोलते हैं। उसके बाद सेकंड ऑर्बिट, फर्स्ट ऑर्बिट को हम के से इंडिकेट करते हैं, सेकंड ऑर्बिट को एल से, थर्ड ऑर्बिट को एम से, एंड फोर्थ ऑर्बिट को एन से इंडिकेट करते हैं। ओके, या इसको हम प्रिंसिपल एनर्जी लेवल भी बोलते हैं, या एन जो है, एन इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब ये क्वांटम नंबर क्या है आगे जाके हम देखने वाले हैं सभी के सभी डिटेल्स में। ओके, तो अभी के लिए बस ये याद रख लो कि दैट्स नंबर ऑफ ऑर्बिट है, या नंबर ऑफ एनर्जी लेवल है, या नंबर ऑफ शेल है। क्या है, नंबर ऑफ शेल है, मतलब शेल, एनर्जी लेवल एंड ऑर्बिट, ऑल थ्री वर्ड्स आर सेम। क्या, और थ्री वर्ड्स आर सेम। ओके, उसके बाद में जैसे कि ये रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन एटम का एग्जांपल दिया है, देखो। ओके, एंड हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर पता है हमको, H1 है, क्या H11 है। ओके, या एटॉमिक मास अगर लेते तो 1 है। ओके, और उसके अकॉर्डिंगली ये उसका क्या है, एक अरेंजमेंट है।
ओके क्या ये एक अरेंजमेंट है। तो बेसिकली देखो स्ट्रक्चर ऑफ एटम हमारा कुछ इस तरीके का होता है। ओके अगर आप देख रहे होंगे तो वहां पे दो कलर के बॉल है सेंटर में, एक पॉजिटिव दिख रहा है आपको और दूसरा जो है वो जस्ट लाइक ऑरेंज टाइप का है, और जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कुछ इस तरीके से फील हो रहे हैं अगेन कॉन्सेंट्रिकली इन सर्कुलर मोशन, मतलब ऐसे थ्री डायमेंशनल में वो रिवॉल्व हो रहे हैं। ओके तो ये बेसिकली हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम है। क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ एटम है। ओके उसके बाद में नेक्स्ट जो सेकंड जो पोस्टुलेट था, एज इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द सेम ऑर्बिट इट इमिट्स सॉरी इट्स एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब अगर किसी एनर्जी लेवल में है तो उसका जो एनर्जी रहेगा वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। एंड जो इलेक्ट्रॉन है नाइदर इमिट्स एनर्जी नॉर एब्सॉर्ब एनर्जी, मतलब वो वहां पे एनर्जी इमिट भी नहीं करता है, एब्सॉर्ब भी नहीं करता है। क्यों? देखो अगर एनर्जी इमिट करेगा वो मे बी ऊपर के ऑर्बिट में जा सकता है, अगर एनर्जी अगर एब्सॉर्ब करता है तो ऊपर के एनर्जी लेवल में जा सकता है, अगर सपोज एनर्जी इमिट करता है तो नीचे के एनर्जी लेवल में जा सकता है, क्योंकि एब्सॉर्ब करेगा तो एनर्जी बढ़ जाएगा। ओके और अगर एनर्जी इमिट करेगा तो एनर्जी क्या होगा? कम होगा, और कम होने की वजह से वो लोअर ऑर्बिट में आ जाएगा। तो ऐसे नहीं होता है, तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? स्टेशनरी ऑर्बिट्स बोलते हैं या स्टेशनरी स्टेट्स बोलते हैं। ओके एंड जो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है चेंजेस व्हेन इलेक्ट्रॉन्स मूव्स फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अनदर ऑर्बिट, जैसे मैंने अभी बोला कि एब्सॉर्ब होने के बाद वो हायर एनर्जी में चला जाएगा एंड इमिट करते टाइम वो लोअर एनर्जी में चला जाएगा। ओके तो ये भी वहां पे बोस ने वहां पे बताया था। उसके बाद में जैसे कि अगेन ये जो है दैट्स द एक्साइटेशन हम बोलते हैं, कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी वो एब्सॉर्ब करेगा और हायर एनर्जी को जाएगा। ओके लेकिन जब वो वापस आएगा ओके उतना ही एनर्जी जितना उसने एब्सॉर्ब किया था उतना एनर्जी पूरा का पूरा इमिट कर देगा। क्या कर देगा? पूरा का पूरा एनर्जी इमिट कर देगा। ओके जैसे कि ये यहाँ पे दिया है, और ये जो डिफरेंस है ये हम कैसे करेंगे? E2 माइनस E1 मतलब फाइनल माइनस इनिशियल जो है उन दोनों का एनर्जी डिफरेंस वहां पे लेंगे, और उसी से हम वहां पे जो भी ट्रांजिशन है या जो भी चेंज हुआ है वो वहां पे क्या करेंगे? फाइंड आउट करेंगे। क्या करेंगे? वो जो है वो फाइंड आउट करेंगे। ओके उसके बाद में देखो अगर सपोज किसी भी इलेक्ट्रॉन को अगर सर्कुलर मोशन शो करना है ओके तो सबसे पहले तो बोर्स ने क्या बोला कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है, क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो हमेशा क्वांटाइज होता है। क्या होता है? क्वांटाइज होता है। क्वांटाइज मतलब अगर दो इसका डिफरेंस अगर लेते हैं तो डिफरेंस शुड बी द सेम। क्या? डिफरेंस शुड बी द सेम। दूसरी चीज जो उसने बोला था कि जो एंगुलर मोमेंटम है इट इज अ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h डिवाइडेड बाय 2 पाई। क्या? h डिवाइडेड बाय 2 पाई, या इसको इस तरीके से भी इंडिकेट किया जाता है। देखो ओके ऐसे भी इंडिकेट करते हैं। ओके क्या? ऐसे भी इंडिकेट करते हैं, मतलब ये जो h डिवाइडेड h बाई 2 पाई है ना, इसको h एंड ये हाइफन टाइप दे देते हैं। ओके तो या मतलब अगर किसी इलेक्ट्रॉन को घूमना है तो उसका जो एंगुलर मोमेंटम है वो h बाई 2 पाई के मल्टीपल में ही होना चाहिए। क्या? मल्टीपल में होना चाहिए। या mvr इज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके मतलब अगर हम जनरल सर्कुलर मोशन लेते हैं तो बेसिकली mvr से हम उसका एंगुलर मोमेंटम फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन जब बोर्स ने इसका एक्सपेरिमेंटल स्टडी किया तो उसने बताया कि h बाई 2 पाई के मल्टीपल में होना चाहिए, और n जो है n यहाँ पे क्या होगा? दैट्स द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा। क्या होगा? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा। ओके मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है तो h बाई 2 पाई होगा, सेकंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है तो h बाई पाई होगा, थर्ड ऑर्बिट में होगा तो 3h बाई 2 पाई होगा। और जब हम इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं ओके मतलब देखो इन दोनों का अगर हम डिफरेंस लेके ओके वी विल गेट अ h डिवाइडेड बाय 2 पाई। ओके इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो वी विल गेट अगेन h डिवाइडेड बाय 2 पाई। तो ये डिफरेंस हमें आपको कॉमन मिलेगा, एंड इसकी वजह से क्या उसी वजह से इसको हम क्या बोलते हैं? एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज बोलते हैं। ओके तो बेसिकली ये था दैट्स द बोर्स एटॉमिक मॉडल। ओके अगेन इसका कोई पॉइंट मिस तो नहीं हुआ है और ओके हाँ इतने सफिशिएंट है आपके लिए अभी तो। ओके उसके बाद में मेरिट्स ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल जो है ओके जैसे कि ये जो मॉडल है ना बेसिकली हाइड्रोजन लाइक आयंस के लिए या एटम्स के लिए ही एप्लीकेबल था।
ओके, स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक आयंस और इलेक्ट्रॉन्स। ओके, मतलब क्या, जिनके पास एक इलेक्ट्रॉन है, क्या जिनके पास वन इलेक्ट्रॉन है उसी के लिए एप्लीकेबल था। ओके, जैसे कि He+ है, Li+2 है, बेरिलियम+3 है, बोरॉन+4 है, etc, इनके लिए मतलब वो सुटेबल था। ओके, इट कुड एक्सप्लेन स्टेबिलिटी of the atom by proposing a stationary orbit, okay, या revolving electron। okay, मतलब थोड़ा बहुत स्टेबिलिटी के बारे में इसने बताया था, लेकिन बाकी डिटेल जो है वो बाकी बहुत सारे डिटेल नहीं बता पाया। ओके, तो ये दो है। ओके, ये मेरिट्स बोल सकते हैं हम। ओके, उसके बाद में तीसरा जो है, इट एबल टू कैलकुलेट रेडबर्ग कांस्टेंट वैल्यू विच इज गुड एग्रीमेंट विद द एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन, या ये जो है कि उसके बाद में देखो, अभी ये जो रेडबर्ग कांस्टेंट है, आर का जो वैल्यू है ना, ओके, वो हम आगे जाके देखने वाले, तो इसको अभी यहाँ पे डिस्कस नहीं करते हैं। ओके, बस यहाँ पे जो भी है, मतलब जितनी भी चीजें बोर्स ने देखी थी या स्टडी की थी, वो बेसिकली सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए थी। सिंगल इलेक्ट्रॉन मतलब ऐसे एटम्स जिनके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, उन्हीं के लिए ये अप्लाई कर सकता था या हो सकता था, अदरवाइज नहीं किया था। इसके अलावा सेकंड जो उसने बताया था, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर हमें फाइंड आउट करना है, क्या करना है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर फाइंड आउट करना है, ओके, तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करने के लिए En इज इक्वल टू -2π² m e⁴ इंटू z⁻³ डिवाइडेड बाय n²h²। देखो, पाई जो है वो कांस्टेंट है, m जो है वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, e जो है वो चार्ज है, ओके, z जो है वो एटॉमिक नंबर है, क्या है, एटॉमिक नंबर है, n जो है वो नंबर ऑफ ऑर्बिट है, और h जो है वो प्लैंक्स कांस्टेंट है। तो ये बेसिकली डायरेक्ट फॉर्मूला आपको याद रखना है। क्या डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है? क्यों? क्योंकि इसका डेरिवेशन वगैरह कभी नहीं पूछते हैं, लेकिन इसका फॉर्मूला कभी कभार पूछते हैं। ओके, जैसे कि नीट के क्वेश्चंस में डायरेक्टली फॉर्मूला ही पूछ लेते हैं। ओके, और बस इसको जो चार ऑप्शन है इसको बस रीअरेंज कर देते हैं। ओके, एंड उसी के अकॉर्डिंगली ये जो है वो क्वेश्चन आता है। इसके अलावा जब हम इसमें देखो, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, और एच भी कांस्टेंट है, उसके साथ साथ जेड एंड एन स्क्वायर का वैल्यू सिर्फ क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। ओके, अब लेकिन अगर हम हाइड्रोजन कंसिडर करते तो जेड का वैल्यू तो हमेशा क्या रहेगा, 1 ही रहेगा। और जब वो वैल्यूज कैलकुलेट करके यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो वी विल गेट द एक अर्थ पर एटम मिलता है और दूसरा जूल पर एटम मिलता है। तो ये बेसिकली दो फॉर्मूलेज कैलकुलेटेड है, अगेन आपको याद रखने हैं। लेकिन इससे ज्यादा आपको ज्यादा से ज्यादा ये लगता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला एक लगता है। ओके, एंड ये जो किलो जूल में दिया है, दैट्स 1.312 डिवाइडेड बाय n²। ओके, जूल पर मोल, क्या, जूल पर मोल। ओके, देखो ये पर एटम है। ओके, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम है, एंड ये किलो जूल पर मोल है। ओके, मतलब ये मतलब क्या है, एक एटम के लिए है, क्या, एक एटम के लिए है। लेकिन वही अगर ये लेते हैं तो इट इज फॉर द 1 मोल ऑफ एटम, क्या, 1 मोल ऑफ एटम। ओके, तो बेसिकली ये यहाँ पे दो फॉर्मूले है, 2.18 और 1.312। ओके, ये दो फॉर्मूले आपको याद रखने हैं बाय कैलकुलेटिंग ऑल दीज वैल्यूज। ओके, इसके अलावा En इज इक्वल टू -REH, ओके, डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय n1², इससे भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी n1² मतलब बेसिकली ग्राउंड स्टेट लेंगे हम। ओके, अब देखो, एक्साइटेड स्टेट मतलब क्या होता है, क्या होता है एक्साइटेड स्टेट मतलब क्या होता है। ओके, तो ठीक है, यहीं पे देखते हैं। ओके, देखो, सपोज ओके, देखो, सपोज ये जो है ये हमारा ग्राउंड स्टेट है। ओके, ग्राउंड स्टेट मतलब n इज इक्वल टू 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, एंड 6 है। ओके, अब देखो, जब हम ये लेते हैं, ओके, क्या ये हमारा ग्राउंड स्टेट है, तो इसको छोड़ के बाकी सभी एक्साइटेड स्टेट कंसिडर करते हैं। ये सभी के सभी क्या है, एक्साइटेड स्टेट है। क्या है, एक्साइटेड स्टेट है, मतलब इसका एनर्जी इसके कंपैरिजन में ज्यादा है। ओके, अब देखो, जब टू लेते हैं तो इसको हम फर्स्ट या ES1 बोलते हैं।
क्या बोलते हैं, ES1 बोलते हैं, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं। मतलब आपको कहीं पे अगर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट वर्ड अगर आ गया या कहीं पे आपको दिख गया, ओके, तो इसका मतलब n का वैल्यू क्या लेना है आपको, 2 लेना है। वही अगर ES2 लेते हैं, क्या लेते हैं, ES2 अगर लेते हैं तो ES2 मतलब क्या होता है, दैट्स n इज इक्वल टू क्या होगा, 3 होगा। ओके, ES3 अगर लेते हैं तो n इज इक्वल टू क्या होगा, दैट्स द 4 होगा। मतलब बेसिकली इसको हम N1 बोलते हैं, N1 मतलब 1 होगा। एंड ये जो है ये हमारा N2 हो सकता है, ये N2 हो सकता है, मतलब फाइनल क्या, ये है हमारा इनिशियल और ये हमारा हाइयर एनर्जी लेवल हो सकता है, इनमें से कोई भी। ओके, बस आपको एक काम करना है, जब भी कोई भी एक्साइटेड स्टेट बोला जाएगा तो उसमें बस क्या कर दो, 8 ऐड कर दो। मतलब अगर फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट है, इसका मतलब वहां पे एक्चुअल में n का वैल्यू क्या है, 6 है। ओके, फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट है ना, ओके, तो उसका वहां पे वैल्यू क्या है होगा, 6 होगा n का वैल्यू। ओके, तो इस तरीके से आपको क्या करना है, उसको इस्तेमाल करना है। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट जो है रेडियस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन या रेडियस ऑफ एन ऑर्बिट अगर हमें निकालना है तो उसके लिए भी अगेन बोर्स ने ही फॉर्मूला दिया है, Rn इज इक्वल टू n स्क्वायर h स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर m e टू द पावर टू इंटू z। ओके, वही अगेन अगर z इज इक्वल टू 1 लेते हैं तो फॉर हाइड्रोजन अगर लेते हैं तो Rn इज इक्वल टू क्या होता है, दैट्स 0.529 n स्क्वायर एंगस्ट्रॉम यूनिट। ओके, तो ये बेसिकली हाइड्रोजन के लिए है। एंड वही अगर या इसको हम R0 भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, R0 भी बोलते हैं। ओके, वही अगर हाइड्रोजन लाइक स्पेसिस अगर लेते हैं तो 0.529 n स्क्वायर डिवाइडेड बाय z, दैट्स एंगस्ट्रॉम यूनिट फॉर हाइड्रोजन लाइक स्पेसिस, क्या फॉर हाइड्रोजन लाइक स्पेसिस। ओके, तो ये जो है ये वहां पे उन्होंने बताया था बोर्स ने। ओके, उसके बाद में डिमेरिट्स भी देखना है अपने को। डिमेरिट्स मतलब वो क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाए। ओके, तो सबसे पहला जो डिमेरिट्स था, इट कुड नॉट एक्सप्लेन स्पेक्ट्रा ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पेसिस। ओके, मल्टी इलेक्ट्रॉन मतलब जिसमें एक इलेक्ट्रॉन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है, वो वहां पे एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ओके, या एटम्स और आयंस सच एज हीलियम, लिथियम, Li प्लस, बेरिलियम, बेरिलियम प्लस 2, ये वहां पे एक्सप्लेन नहीं कर पाया। इसके अलावा कुड नॉट एक्सप्लेन फाइन स्पेक्ट्रम ऑफ एटम और आयन। ओके, मतलब फाइन स्पेक्ट्रम जैसे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम वहां पे ये किया था, ओके, वो वहां पे एक्सप्लेन नहीं कर पाया। या एग्जिस्टिंग स्पेक्ट्रम जो थे, ओके, observed under high resolution spectrum was found to be contains line splits known as a fine spectrum। ओके, मतलब जो फाइन स्पेक्ट्रम है वो वहां पे एक्सप्लेन नहीं कर पाए। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो जैसे कि जीमन इफेक्ट है। ओके, जीमन इफेक्ट मतलब क्या होता है, ओके, अगर जो स्पेक्ट्रल लाइंस है, अब आप बोलोगे सर स्पेक्ट्रल लाइन क्या होता है, थोड़ा पेशेंस रखो, आगे जाके वो हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में देखने वाले हैं। तो जो स्पेक्ट्रल लाइंस होते हैं उनको अगर हमने मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड अगर अप्लाई कर दिया, ओके, तो वो एग्जैक्टली कैसे बिहेव करते हैं ये यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं किया था। ओके, मतलब वो स्प्लिटिंग शो करेंगे या वैसे की वैसे पास हो जाएंगे, वो वहां पे एक्सप्लेन नहीं किया था। ओके, एंड उसी को हम क्या बोलते हैं, जीमन इफेक्ट बोलते हैं। जीमन इफेक्ट मतलब क्या होता है, स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। ओके, मतलब ये याद रखना है, जीवन मतलब मैग्नेटिक एंड स्टार्क, स्टार्क मतलब जैसे स्पार्क होता है ना वैसे। ओके, स्टार्क मतलब क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, मतलब अगर जो स्पेक्ट्रल लाइंस हमें मिल रहे हैं उसको अगर हमने ऊपर और नीचे से मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया और वो अगर स्प्लिट हो रहे हैं, ओके, तो उसको हम बोलते हैं जीमन इफेक्ट। ओके, क्या जीमन इफेक्ट बोलते हैं। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया, ओके, क्या, तो उसको हम क्या बोलते हैं, टार्क इफेक्ट बोलते हैं। तो वो वहां पे एक्सप्लेन नहीं कर पाया या उसने नहीं किया था। उसके बाद में बोर्स मॉडल कुड नॉट एक्सप्लेन द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू फॉर्म द मॉलिक्यूल। मतलब एग्जैक्टली मॉलिक्यूल बनता क्यों है या कंपाउंड क्यों बनता है, या इसको हम इन शॉर्ट स्टेबिलिटी ऑफ जो एटम होता है, स्टेबिलिटी ऑफ एटम के बारे में उसने कुछ भी नहीं बताया। ओके, क्या स्टेबिलिटी ऑफ एटम के बारे में कुछ भी नहीं बताया था कि भाई एटम कब स्टेबल होगा या एटम कंपाउंड बनाता है या नहीं बनाता है, इसके बारे में कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया था। ओके, इसके अलावा इट कुड नॉट एक्सप्लेन द क्वांटाइज्ड एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम तो सही दिया था, लेकिन वो क्वांटाइज क्यों होता है ये यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ओके, इसके अलावा इट इज अगेंस्ट हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ओके, मतलब ये किसके अगेंस्ट था, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ओके, अब ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या है,
वो भी हमें आगे जाके देखना है। ओके, इसके अलावा इट इज अ फ्लैट मॉडल ऑफ एन एटम दैट्स अ टू डायमेंशनल, हम इसको कंसिडर कर सकते हैं, थ्री डायमेंशनल यहाँ पे नहीं ले सकते, क्या नहीं ले सकते। तो दिस इज बेसिकली बोर्स पोस्टुलेट्स या वहां पे अजम्पशंस हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, बोर्स अजम्पशंस या बोर्स मॉडल बोल सकते हैं। ओके, ओके ठीक है। ये नेक्स्ट पॉइंट जो है वो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है। ओके, दैट विल डिस्कस इन द नेक्स्ट। ओके, तो ये जो है, इसके जो नोट्स या ये जो पीपीटीज है मैं जो लिख रहा हूँ वो मैंने अपलोड कर दी है, क्या अपलोड कर दी है, तो आप एक बार उसको देख लो। ओके, ड्राइव के ऊपर, और उसी के अकॉर्डिंगली वहाँ पे आपकी जो रनिंग नोट्स है वो वहाँ पे बना। ओके, उसके साथ साथ स्टडी भी करो। आई थिंक कल आपका टेस्ट है। ओके, तो कल तो क्लास नहीं होगा अपना। ओके, तो टेस्ट का अच्छे से आप स्टडी करो, और स्टडी करके अच्छे से जो टेस्ट है वो दे दो। ओके, बस चीटिंग मत करना, भले ही मार्क्स कम आएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके, एटलीस्ट यू नो आपको कितना आता है, आपको कितनी चीजें समझ में आ रही है। ओके, तो बेस्ट लक फॉर द एग्जाम। ओके, that's for today's. Okay, remain, we'll discuss in the next class. Bye bye, take care.